यो एनीमे फैंस, आज जो फाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो फाइट नहीं, ईगो का पोस्टमार्टम है। इधर एक बंदा है जो कहता है मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, और सामने है वो लोग जो कहते ही नहीं है, सीधा करके दिखाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज बात नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इन्फिनिटी कैसल की सबसे गंदी, सबसे रॉ और सबसे दुख भरी फाइट की, कोकोशीबो वर्सेस ग्योमी, सानेमी, मुइचिरो और गेनिया। और हाँ, एंड तक मत जाना वरना पूरा दर्द मिस कर दोगे। तो अगर तुमने पिछले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लो, वरना तुम्हें इन्फिनिटी कैसल की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और अगर देख चुके हो और स्टोरी पता है तो यार चिल, वीडियो को कंटिन्यू करो। इन्फिनिटी कैसल क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मुजान का रूबिक्स क्यूब। रूम इधर, स्टेयर्स उधर, जमीन ऊपर, छत नीचे, बस एक रूल है, यहाँ लॉजिक नहीं लगता, यहाँ सिर्फ सर्वाइवर बचता है। और इस कंफ्यूजन के बीच में एंट्री करता है एक आदमी, लंबे बाल, 6 आंखें, हाथ में मून पैटर्न वाली तलवार। हाँ भाई, अपर मून वन कोकोशीबो। ये बंदा इतना काम है जैसे बोल रहा हो मैं सिर्फ मारूंगा नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिलाऊंगा। भाई तुम चिंता मत करो, यहाँ से एरन येगर ही बन के जाओगे। अब आ जाता है हमारा छोटा जीनियस मुइचिरो, मिस्ट हाशिरा। मुइचिरो सोचता है अपर मून है ये, चलो धुन बना के उड़ा देते हैं। फुल स्पीड में मिस ब्रीथिंग सिक्स फॉर्म अटैक करता है। रिजल्ट क्या, 1 सेकंड में भैया को रियलिटी चेक मिल जाता है। फ्लैश, हाथ गया। कोकोशीबो साइड से लाइन ड्रॉप करता है, तुम फास्ट हो पर जिंदा रहने जितने फास्ट रही। एंड ऑनेस्टली यहाँ ऑडियंस भी साइलेंट हो जाती है मेरी तरह। अब पीछे से एंट्री करता है बंदा, जिसको बंदा कहूँ या ट्री डिसाइड ही नहीं हो पाता, गेनिया। शॉटगन रिलोड करता है और कोकोशीबो के ऊपर शूट करता है, एंड कोकोशीबो कंट्रोल प्लस स्लैश गेनिया के पीसेस बन जाते हैं। एंड इस सब के बीच में गुस्से का न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता है, सानेमी, विंड हाशिरा। और अब आ जाता है वो बंदा जिसको देख के डीमंस भी बोलते हैं सर आप प्लीज बैठ जाओ वरना धरती फट जाएगी। यहाँ तीनों के मार्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मुइचिरो, सानेमी, ग्योमी। पावर बूस्ट मिलता है बट एक स्मॉल क्लॉज, 25 साल से ज़्यादा जिंदा रहने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है इन लोगों का। ये लोग लिटरली अपनी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर लड़ रहे हैं, इसलिए ये फाइट हैवी लगती है। और अब यहाँ पर मुइचिरो ऑलरेडी हाफ डेड था, फिर भी बंदा रुकता नहीं, वो कर देता है फाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, स्वॉर्ड को कोकोशीबो के शरीर में घुसाकर उसे रेड हॉट बना देता है। अब रेड ब्लेड क्या करता है, डीमन रीजन तोड़ देता है, सेल्स बंद करता है, एंड दर्द की लेवल को 1000 डिग्री बढ़ा देता है। और जब यहाँ पर ये सब चल रहा था तब गेनिया ने कोकोशीबो के स्वॉर्ड का फ्लैश खा लिया था। उसका शरीर बदलने लगता है, नर्व्स बुलबुला जाती हैं, आंखों में डिमोनिक पैटर्न आ जाता है। एंड यहाँ पर गेनिया शूट कर देता है कोकोशीबो के ऊपर अपनी उस डीमन आर्ट वाली गन से, जिसके उसकी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से कोकोशीबो की बॉडी पर पेड़ की ब्रांचेस आ गई थी, मतलब रूट्स टाइप, जिसने उसको होल्ड कर रखा था। एंड अब यहाँ पर कोकोशीबो को डर लगने लगा था और उसको याद आया कि आज से 100 साल पहले उसको डर जब लगा था जब उसके सामने खड़ा था उसका भाई योरिची। योरिची काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, उसके बावजूद भी योरिची ने उसको बैटल में हाफ कट कर दिया था। एंड उस मोमेंट पे कोकोशीबो को डर लगने लगा था कि शायद आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद योरिची का नेक्स्ट अटैक ही नहीं आया, मतलब वो वहाँ पर खड़े खड़े ही मर गया अपनी ओल्ड एज की वजह से। एंड यही बातें सोच कर कोकोशीबो फुल रेज में चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से स्लैशेस निकलते हैं, इससे सानेमी ग्योमी को काफी कर्रा कट लगता है। एंड मुइचिरो और गेनिया भी हाफ कट हो जाते हैं। एट मोमेंट पे ग्योमी सानेमी से कहता है कि रुकना मत, एंड वो दोनों लगातार कोकोशीबो के ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ पर जो हाफ कट में गेनिया गिरा हुआ था वो भी अपनी ब्लड डीमन टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से कोकोशीबो की पीठ पे से रूट्स निकल जाती हैं। एंड कोकोशीबो सोचता है मुझे इसको मारना ही पड़ेगा, बट समहाउ वो उसको नहीं मार पाता बिकॉज कोकोशीबो भी अपनी ब्लड डीमन टेक्निक यूज नहीं कर पाता था। एंड उसी मोमेंट पे ग्योमी ने अपने ऊपर से अपने वेपन से कोकोशीबो के ऊपर अटैक करा, बट समहाउ कोकोशीबो ने उस अटैक को रोक लिया। फिर ग्योमी ने अपनी एक्स से कोकोशीबो की गर्दन पे नीचे से वार करा, एंड उसको भी कोकोशीबो ने रोक दिया था। अब यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि काफी साल पहले जब मिचिकात्सु यानी कोकोशीबो ने अपने भाई योरिची से पूछा था कि तुम अपनी सक्सेसरशिप किसे देखोगे, तो कोकोशीबो के ओपिनियन में उन दोनों से ज्यादा महान कोई था ही नहीं। तो यहाँ पर योरिची कहता है तुम जितना महान हमें सोचते हो उतना महान हम है नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें सरपास कर देंगे। एंड यहाँ पर कोकोशीबो रियलाइज करता है शायद ये वही लोग हैं। एंड यहाँ पर सानेमी फुल रेज में ग्योमी के वेपन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे दोनों के वेपन्स रेड हो जाते हैं। यहाँ पर तीनों ग्योमी, सानेमी और मुइचिरो मिलकर कोकोशीबो अपर मून वन का सर काट देते हैं। एंड यहाँ पर ग्योमी सानेमी से कहता है कि हमें मुइचिरो और गेनिया का सैक्रिफाइस बर्बाद नहीं देने जाना है, इसलिए हमें इसके ऊपर लगातार अटैक करना होगा। एंड ये सुनकर सानेमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कोकोशीबो से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। एंड वो दोनों लगातार अटैक कर रहे थे कोकोशीबो के ऊपर। एंड यहाँ पर कोकोशीबो की बॉडी हल्के हल्के रीजनरेट करना शुरू कर देती है।
एंड यहाँ पर कोकोशिबो अपनी बॉडी से मुइचिरो को उठाकर फेंकता है और मुइचिरो की स्वर्ड को निकालने लगता है। एंड यहाँ पर कोकोशिबो का हेटरेड इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी असली डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है, जो कि कहीं से कहीं तक कोकोशिबो लग ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर कोकोशिबो सानेमे की स्वर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन देखता है अपने चेहरे का एंड वो सोचता है ये मैं हूँ, ये इतनी अगली फॉर्म क्या मेरी है। एंड कोकोशिबो देखता है कि उसकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर मुइचिरो ने तलवार मारी थी वो हल्के हल्के डिसइंटीग्रेट होने लगा। यहाँ पर ग्योमी अपने वेपन से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी डिस्ग्रेस होने लगती है। एंड यहाँ पर कोकोशिबो को रिग्रेट होने लगा था कि मैंने ये क्या करा। एंड यहाँ पर कोकोशिबो सोचता है कि मैं रीजनरेट कर सकता हूँ पर मैं नहीं करूँगा, मैंने इन सब के लिए क्या करा है। यहाँ पर उसको फ्लैशबैक आता है योरीची का जो उससे कह रहा था दिस इज हार्ट रेंचिंग ब्रदर। एंड इस मोमेंट पे अपर मून वन कोकोशिबो हल्के हल्के डिस्ग्रेस होने लगा था एंड वो फाइनली फुल तरीके से डिस्ग्रेस हो जाता है और अपने दिल में कुछ क्वेश्चंस रखा हुआ था। वो क्या मैं इसीलिए डीमन बना, क्या मैंने इसीलिए 100 ईयर्स तक प्रैक्टिस करी ताकि मैं एंड में एक मॉन्स्टर की तरह मर जाऊं? नहीं, मैं इसके लिए नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे बस योरीची तुम्हारी तरह बनना था। एंड यहाँ पर अपर मून वन कोकोशिबो की डेथ हो जाती है एंड हम यहाँ पर हमें पता चलती है कोकोशिबो की बैक स्टोरी जिसको वो खुद ही नरेट करता होता है। कोकोशिबो बताता है कि योरीची और कोकोशिबो जिसका नाम ह्यूमन फॉर्म में मिचिकात्सु हुआ करता था वो दोनों ट्विंस थे और उस टाइम पे ट्विंस को काफी अनलकी माना जाता था। योरीची जब पैदा हुआ था तब उसके सर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था एंड वैसे भी वहाँ पर ट्विंस को अनलकी माना जाता है तो उसके फादर ने योरीची को मारने का ऑर्डर दिया था और ये सुनकर योरीची की मॉम अपना आपा खो देती है और वो उसके फादर पर ही अटैक कर देती है। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि जब योरीची बड़ा हो जाएगा तब उसको मंदिर भेज दिया जाएगा और उसको एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने मिचिकात्सु और योरीची को अलग कर दिया था। उन्होंने योरीची को अलग खाना देना शुरू कर दिया था और मिचिकात्सु को अलग, जिसकी वजह से मिचिकात्सु को अपने भाई पर काफी दया आती थी। उन्होंने यहाँ तक कि योरीची का कमरा भी एक छोटा सा बना दिया था, मतलब उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और उसको बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है योरीची पहले काफी ज्यादा शांत स्वभाव का बच्चा था। वो ना ज्यादा स्माइल करता था ना किसी से बात करता था, इसलिए लोगों को लगता था शायद वो गूंगा या बहरा है। एंड एक दिन जब मिचिकात्सु अपनी समुराई ट्रेनिंग कर रहा था तब योरीची उसको बस साइड से खड़ा हुआ देखता था। एंड उसी दिन योरीची मिचिकात्सु से पहली बात करता है और वो पूछता है क्या तुम्हारा सपना स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनने का है। एंड एकदम से योरीची के मुंह से ये सुनने के बाद मिचिकात्सु के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। वो शॉक हो जाता है कि आखिर इसने अभी अभी मुझसे बात करी क्या। एंड तभी योरीची स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे तो मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। मिचिकात्सु को उसके ऊपर दया तो आती थी लेकिन वो उससे खुश नहीं था बिकॉज उसको लगता था कि योरीची एक क्राई बेबी है और वो रो रो कर बस अपनी मॉम के पास ही जाता है। ये तो एक कायरो की निशानी है। एंड रोज योरीची मिचिकात्सु के ट्रेनर को उसको ट्रेनिंग करते हुए देखता था। तो एक दिन मिचिकात्सु के ट्रेनर ने उससे पूछा था कि तुम क्या ट्रेनिंग करना चाहोगे। एंड वो योरीची को सिखाता है कि कैसे प्रॉपर तरीके से खड़ा हुआ करता है और स्वर्ड्स को कैसे पकड़ते हैं। एंड तभी योरीची से कहता है चलो अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो। और मिचिकात्सु ये देखकर हैरान हो जाता है बिकॉज जैसे ही योरीची ने उसके ऊपर 4 अटैक करे जिससे वो ट्रेनर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, जो कि एक 7 साल के बच्चे के लिए करना इम्पॉसिबल है। एंड उस दिन से योरीची का समुराई बनने में इंटरेस्ट रहा ही नहीं बिकॉज उसने जब उस ट्रेनर को मारा तो उसके दिल में अलग ही गिल्ट होने लगा। उसको बुरा लगने लगा कि मैंने यार गलत ही करा, तो वो समुराई की लाइन से हट गया। तो एक दिन मिचिकात्सु ने योरीची से पूछा कि तुमने ये करा कैसे। तब वहाँ पर योरीची ने बताया था कि जब ट्रेनर के लंग्स एक्सपैंड हुए तब उसकी मसल्स के कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड से उसको पता चल गया कि वो कब और कैसे अटैक करने वाला है, तो उसने उसी को परख कर उसके ऊपर अटैक करा। एंड जब 7 साल का मिचिकात्सु ये सुनता है तब उसके समझ में कुछ भी नहीं पड़ता है। एंड इस मोमेंट पे मिचिकात्सु को पहली बार जेलस फील आती है कि क्या योरीची इतना स्पेशल है और उसने इस तरीके से अटैक कैसे करा। जाहिर सी बात है जब उसका ट्विन इतना पावरफुल होगा और वो उससे कम होगा तो थोड़ी तो कंपैरिजन वाली फीलिंग आएगी। एंड मिचिकात्सु हैरान होता है इतना पावरफुल होने के बावजूद भी योरीची का इंटरेस्ट समुराई बनने में है ही नहीं। वो तो बस अपने भाई से ये कह रहा था कि मेरा मन है कि आज मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं। एक रात मिचिकात्सु यही सब सोच रहा था अगर योरीची से ज्यादा ताकतवर रहा तो एक दिन मिचिकात्सु को ही टेंपल भेज दिया जाएगा। एंड उसी मोमेंट पे योरीची उसके गेट के पास आकर बताता है कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और कल सुबह वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो अपने भाई मिचिकात्सु को कभी भी नहीं भूलेगा एंड वो उसकी दी हुई फ्लूट हमेशा संभाल कर रखेगा। हाँ, एक बार मिचिकात्सु ने योरीची को एक फ्लूट दी थी उसके ऊपर तरस खाकर। एंड अब यहाँ पर मिचिकात्सु नेक्स्ट दिन अपनी मॉम की डायरी पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि योरीची उनसे ज्यादा ताकतवर है एंड वो उसको सक्सेसर बनाएंगी। एंड यही सोचकर योरीची अपना घर को छोड़कर चला जाता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि योरीची की जो मॉम थी वो काफी बीमार रहती थी जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट साइड काफी पैरालाइज थी।
एंड इसीलिए योरीची उनकी लेफ्ट साइड को सपोर्ट करने उनके पास भागता हुआ चला जाता था। एंड इस मोमेंट पे मिचिकात्सु को रियलाइज होता है कि वो कोई डरपोक नहीं था, वो कोई किराए बेबी नहीं था, वो असल में अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए उनकी लेफ्ट साइड से जाकर चिपक जाता था। एंड ये सब सुनकर मिचिकात्सु की जेलसी इस लेवल तक पहुंच गई कि वो ये सोचता था कि योरीची को मार दिया जाए। एंड उस दिन से योरीची कभी अपने घर पर वापस आया नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहाँ पर मिचिकात्सु की शादी हो जाती है, उसकी एक वाइफ भी होती है। एंड एक दिन मिचिकात्सु जब अपनी आर्मी के साथ जा रहा था, तब जंगल में उसकी आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया था एक डीमन ने। उस डीमन ने उसकी सारी आर्मी को मार दिया था सिवाय मिचिकात्सु के। मिचिकात्सु को भी मारने वाला था, लेकिन उसी मोमेंट पे वहां पर आ जाता है योरीची, जो अपने भाई को बचा लेता है। एंड उस दिन से मिचिकात्सु सोचता है कि यार ये तो मुझसे ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। एंड उस दिन से वो अपनी फैमिली को छोड़ के डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। एंड वहां जाकर उसको पता चलता है कि योरीची ने ही सबको ब्रीथिंग सिखाई है, ब्रीथिंग स्टाइल सिखाया है, एंड सबको पावरफुल और स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है। एंड इसीलिए योरीची सारे डीमन स्लेयर्स को अपनी सन ब्रीथिंग सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो सन ब्रीथिंग को होल्ड कर पाए। इसलिए काफी सारे डीमन स्लेयर्स अपनी अपनी ब्रीथिंग स्टाइल बनाते हैं सन ब्रीथिंग से इंस्पायर्ड होकर। एंड मिचिकात्सु अपने भाई का जुड़वा भाई होने के बावजूद भी वो सन ब्रीथिंग नहीं सीख पाता है, इसलिए वो अपनी खुद की एक ब्रीथिंग बनाता है जिसका नाम होता है मून ब्रीथिंग। एंड ऐसे एक दिन मिचिकात्सु की मुलाकात होती है मुजान से, जो उसके सामने ऑफर रखता है कि मैं तुम्हें डीमन बना दूंगा एंड तुम अमर हो जाओगे, जिससे तुम अपने भाई से ज्यादा ताकतवर भी हो जाओगे। एंड यही बातें सोचकर मिचिकात्सु के दिल में लालच आ जाता है और वो अपने भाई की नफरत की वजह से डीमन बन जाता है। एंड उसके बाद जिस मिचिकात्सु को हम जानते थे वो मिचिकात्सु नहीं रहा, वो बन चुका होता है अपर मून वन कोकोशिबो। एंड वहाँ पर कोकोशिबो की अगली मुलाकात होती है योरीची से, जब वो एक डीमन बन चुका था। एंड उस मोमेंट पे योरीची होता है 80 साल का और वो उससे फाइट करता है। हाँ, वही सीन जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था। एंड यहाँ पर कोकोशिबो डिस्ग्रेस होने लगा था, यहाँ तक कि वो डिस्ग्रेस हो गया था, लेकिन सानेमी अब भी उसके ऊपर अंधाधुंध वार कर रहा था। एंड ये देखकर क्योमी उसको रोकता है। एंड वो देखता है कि सानेमी तो पहले से ही बेहोश है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी कोकोशिबो से फाइट कर रहा है। तभी ग्योमी देखता है कि गैनिया हल्के हल्के डिसॉल्व होने लगा था, तो वो सानेमी को उठा के अपने भाई के पास रख देता है। हाँ, और फिर गैनिया जब देखता है कि उसका भाई जिंदा है तो वो काफी ग्लैड फील करता है। एंड यहाँ पर ग्योमी रोने लगता है। एंड ग्योमी जाता है मोइचिरो के पास, जो मोइचिरो के पास जाकर वो उसके लिए थैंक यू कहता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। एंड फाइट के बाद मोइचिरो की आंख खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पर उसको उसका भाई मिलता है और उसका भाई कहता है कि यहाँ पर मत आओ, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है मरने की। एंड यहाँ पर मोइचिरो बताता है कोई बात नहीं, मैंने अपने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं। एंड अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सानेमी को होश आ चुका था और वो चीखने लगता है अपने भाई को देख के, बिकॉज उसका भाई हल्के हल्के डिस्ग्रेस होने लगता है। तो सानेमी अपने भाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो गैनिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यहाँ पर गैनिया कहता है मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं था, मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर एक बोझ ही रहा हूँ। एंड यहाँ पर सानेमी कहता है कि चुप रहो, तुम मेरे ऊपर कभी भी बोझ नहीं थे, तुम मेरे भाई हो, बस मरो मत, प्लीज मत मरो। यहाँ पर सानेमी को थैंक यू बोलते हुए गैनिया डिस्ग्रेस हो जाता है। फिर ग्योमी सानेमी के पास आता है, फुल गुस्से में कहता है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी हमें मुजान को भी मारना है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं मुजान वाली फाइनल फाइट जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोबारा। लॉट्स ऑफ लव, सायोनारा।